हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। और आज हम लोग 11th क्लास के फिजिक्स में गति के नियम का लेक्चर नंबर 11 पढ़ेंगे। और आज हम लोग घर्षण से रिलेटेड कुछ डिफिनीशन है, जैसे घर्षण कोण क्या होता है और विराम कोण क्या होता है, ठीक है ना। ये आज हम लोग जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि जब किसी रोलर को यानी घास पर जो रोलर चलाया जाता है उसको खींचने में ज्यादा आसानी होती है ढकेलने की अपेक्षा। वो अगर ढकेलना है उसमें ज्यादा हमको फोर्स लगाना पड़ता है और खींचना है तो हमको कम बल लगाना पड़ता है। तो ये भी हम लोग जानेंगे कि रोलर अगर खींचना चाहते हैं तो उसको हम कम बल लगा करके खींच सकते हैं, और जबकि अगर ढकेलना चाहे तो ज्यादा बल लगाना पड़ता है। इसको सिंपली भाषा में कह सकते हैं कि रोलर को खींचना ढकेलने की अपेक्षा ज्यादा सरल होता है। तो क्यों होता है ये भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन यानी घर्षण कोण क्या होता है। तो ये घर्षण कोण का मतलब होता है कि अगर कोई वस्तु किसी तल पर रखे, तो चित्र के माध्यम से पहले हम लोग समझ लें इसका मतलब क्या है। जैसे अगर कोई वस्तु किसी तल पर रखी है, ये कोई एक तल है जिस पर एक वस्तु को रख देते हैं और उस वस्तु को रखने के बाद इस तरफ हम एक बल लगाते हैं चलाने के लिए, ठीक है ना। लेकिन चलाने के बल हम इतना लगाते हैं कि वस्तु चले ना। और जानते हैं जब वस्तु चलती नहीं है उस समय जो घर्षण बल कार्य करता है वो कहलाता है स्थैतिक घर्षण बल। और स्थैतिक घर्षण बल का मान किस लगाए गए बल, जो चलाने के लिए बल लगाया गया है उस बल के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे घर्षण बल का मान बढ़ाएंगे, स्थैतिक घर्षण बल का मान बढ़ता है, लेकिन बढ़ता तभी तक है जब वस्तु चलती नहीं, ठीक है ना। तो इसका मतलब जैसे बल बढ़ाया हमने, घर्षण बल का मान और बढ़ गया, और बढ़ाया और बढ़ गया घर्षण बल का मान, तो ये कहलाता है स्थैतिक घर्षण बल। जो बल लगाने के साथ साथ में घर्षण बल का मान बढ़ता है उसको स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। और इसका बढ़ने की एक सीमा है, उसके आगे फिर हम और बल लगाएंगे तो घर्षण बल का मान नहीं बढ़ेगा, तो वो घर्षण बल कहलाता है सीमांत घर्षण बल, ठीक है ना। नहीं, हमने इतना बल लगाया है कि वस्तु चलने वाली पोजीशन पहुंच गई, यानी इतना घर्षण बल कार्य कर रहा है कि आप अगर उससे ज्यादा हम बल लगा देंगे तो वस्तु बिल्कुल एकदम चलने लगे। तो इसका मतलब वस्तु अभी भी चल नहीं रही है। ये जो यहाँ पर जो वस्तु रखी है कोई कुछ क्षैतिज तल है और उस पर हमने इतना बल लगाया कि वस्तु चलने वाली पोजीशन में पहुंच गई, ये कहलाती है सीमांत घर्षण की अवस्था। यानी ये सीमांत घर्षण बल इतना काम कर रहा है। सीमांत घर्षण बल का मतलब हमने इतना बल लगाया है कि वस्तु चलने वाली हो गई, ठीक है ना। मैक्सिमम घर्षण बल लगने लगा इस समय, इसको लोग सीमांत घर्षण बल कहते हैं। इतना बल लगाया और अभी वस्तु विरामावस्था में है, चल नहीं रही है, ठीक है ना। तो ये अवस्था कौन सी कहलाती है? सीमांत घर्षण की अवस्था। यानी वो सीमांत घर्षण अवस्था में है तो इस पर जो कार्य करने वाला जो प्रतिक्रिया बल है, प्रतिक्रिया बल क्यों काम करता है? क्योंकि नीचे तरफ एक भार कार्य कर रहा है mg, ठीक है ना। इस सेंटर पर हम मानते हैं भार को, सेंटर से नीचे तरफ mg कार्य करता है, उसका प्रतिक्रिया बल ऊपर तरफ कार्य करता है। ये जो प्रतिक्रिया बल है और ये घर्षण बल है जिसको सीमांत घर्षण बल कहते हैं, इसका जो परिणामी होता है, अब जो कुछ दो बल कैसे परस्पर लंबवत हैं तो इनका परिणामी इन्हीं कहीं बीच से होकर के जाएगा। ये बात समझ आ रही है? इसका परिणामी कहां से होकर के जाएगा? यहीं कहीं बीच से होकर के जाएगा, दोनों के बिल्कुल मिडिल में नहीं जाएगा। मिडिल में तब जाता जब और mg दोनों r और fs ये दोनों बराबर हो, लेकिन बराबर नहीं, लंबवत है। तो लंबवत होगा तो लंबवत जानते वेक्टर पढ़ चुके, दो परस्पर लंबवत परिणामी उसके दोनों बलों के या बलों कह सकते हैं, या अगर इन दोनों बलों को अगर हम संलग्न भुजा मान करके चतुर्भुज बनाए तो उसके विकर्ण को द्वारा प्रदर्शित होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये जो परिणामी होगा इसको परिणामी का लिख देते हैं हम लोग परिणामी P, समझ आ रहा है? तो ये जो परिणामी P है वो इस अभिलंब प्रतिक्रिया के साथ जितना कोण बनाता है उसको हम लोग कहते हैं घर्षण कोण। और समझ आ रही है? ये परिणामी कौन सा है? R और Fs का जो परिणामी है P, वो अभिलंब प्रतिक्रिया के साथ जितना कोण बनाता है उसे घर्षण कोण कहते हैं। बात समझ आ रही है? तो ये अवस्था कब होगी? जब वस्तु चलने वाली हो लेकिन चल ना रही है,
तो ये अवस्था कहलाती है सीमांत घर्षण की अवस्था। तो परिभाषा आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, सीमांत घर्षण की अवस्था में सीमांत घर्षण बल Fs तथा अभिलंब प्रतिक्रिया R का परिणामी, इसका परिणामी हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर P, परिणामी P अभिलंब प्रतिक्रिया बल R के साथ जो कोण बनाता है उसे घर्षण कोण कहते हैं। ये कोण जो बनेगा उसको क्या कहेंगे लोग, घर्षण कोण। इसका मान कैसे निकाला जाए, तो मान निकालने के लिए हम ये मानेंगे कि इनका जो परिणामी है एक विकर्ण द्वारा प्रदर्शित होगा। तो इसको हम विकर्ण, इसको मान लेते हैं हम संलग्न विलय मान करके इसका परिणामी खींचन, परिणामी इस तरीके से खींचा जाएगा कि ये एक चतुर्भुज बन गया, उसका विकर्ण ये हो गया। तो जितना मान ये Fs का है उतना मान ये भी हो जाएगा। तो इसको जो हिसाब देखो जरा, tan थीटा बराबर कितना लिखा जाएगा, tan थीटा s बराबर लंब बटे आधा। इस त्रिभुज देखो जरा, इस वाले त्रिभुज में, इस त्रिभुज में tan लंब बटे आधा, तो लंब कितना होगा ये वाला, अब ये किसके बराबर होगा, Fs के। इसको उठा के ऐसे लिख सकते हैं ना, तो ये इसका लंब ये हो जाएगा Fs अपान, और आधार कितना हो जाएगा ये वाली वैल्यू, यानी ये किसके बराबर है, R के बराबर है। ठीक है ना, या इसको जानते हैं Fs बराबर क्या होता है, म्यू एस आर। म्यू एस क्या होता है, घर्षण गुणांक कहते हैं। ठीक है ना, सीमांत घर्षण गुणांक कहलाता है, या स्थैतिक घर्षण गुणांक हम लोग कहते हैं इसको। ये वैल्यू हो जाती है, तो इसकी जरा हम ये वैल्यू यहाँ लगा दें, तो इसलिए tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan थीटा s बराबर हो जाएगा म्यू एस आर अपान आर से आर कैंसिल। इसका मतलब वो लिख सकते हैं हम लोग tan थीटा s बराबर म्यू एस। ये आप एक फार्मूले के रूप में याद रखेंगे कि अगर कहीं घर्षण कोण पता है, घर्षण गुणांक पता है, तो वहां पर कितना घर्षण कोण होगा वो हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं घर्षण कोण का मतलब क्या होता है। ठीक है ना, तो नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग दूसरा डेफिनेशन पढ़ते हैं, विराम कोण, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसको। छोटी छोटी परिभाषाएं हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं और न्यूमेरिकल में काफी मदद मिलती है। घर्षण वाले न्यूमेरिकल जब भी करेंगे तो ये सब चीजें अगर पता है हमको डेफिनेशन, तो न्यूमेरिकल लगाने में कोई समस्या नहीं आएगी। तो अगला हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे विराम कोण। विराम कोण इसको हम लोग कहते हैं, इसका इसको क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज, या इसका दूसरा भी नाम है, अथवा एक दूसरा को कहते हैं, इसको कहा जाता है सर्पी कोण। सर्पी कोण, सर्पी कोण, अथवा इसको इंग्लिश में हम लोग कह देते हैं स्लाइडिंग एंगल। स्लाइडिंग एंगल कह सकते हैं। तो ये एंगल कहाँ बनता है इसको हम लोग समझेंगे। जैसे अगर कोई एक इंक्लाइंड प्लेन है, यानी इंक्लाइंड प्लेन का मतलब आनत तल है कोई, जो क्षैतिज से कुछ कोण बना रहा है। जैसे मान लो कोई तल ऐसे रखा है, ठीक है ना, और यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, तो अपने आप तो खिसकेगी नहीं कहीं। ठीक है ना, जब इसको टेढ़ा करना शुरू कर दे ऐसे, तो एक समय ऐसा आएगा कि वस्तु बिल्कुल एकदम फिसलने की पोजीशन में पहुंच जाएगी। ठीक है ना, और उससे जरा सा एंगल बढ़ा देंगे तो वस्तु फिसलने में लगेगी। इसका मतलब ऐसा एंगल जब वस्तु बिल्कुल इस तल पर रखी हो और वस्तु फिसलने वाली हो, फिसल ना रही हो, उस समय ये जो तल है, यानी जो आनत तल जिसको हम लोग कह रहे हैं, वो क्षैतिज से कितना कोण बन रहा है, यानी ये जो कोण बन रहा है वो कितना है, उस कोण को कहा जाता है विराम कोण, या एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। समझ में आ रही है, यानी इसको चित्र के माध्यम से अगर समझे हम, तो इस प्रकार से कहा जाएगा कि
जैसे अगर कोई मान लो तल ऐसे रखा है पहले, फिर हमने इसको अब यहाँ पर कोई वस्तु रखी है और इसको ऐसे तो खिसकेगी नहीं कहीं इधर उधर तक, इसको फोर्स नहीं लगाएंगे हम, तो क्या होगा, इसको धीरे से उठाना शुरू करो ऐसे, तो क्या होगा, ये जब उठाना शुरू करेंगे तो एक ऐसी पोजीशन आ जाएगी जहां पर वस्तु बिल्कुल एकदम फिसलने वाली होगी, यानी ये जो वस्तु रखी होगी वो उस समय क्या होगी, एकदम फिसलने वाली होगी। अब इससे जगह ज्यादा कर देंगे तो वस्तु फिसलने लगेगी। तो ये जो उस पोजीशन में जब वस्तु फिसलने वाली होती है उस समय ये जो आनत तल है क्षैतिज से जो कोण बनाता है उसको हम लोग कहते हैं विराम कोण। ये अल्फा यहाँ पर विराम कोण हो जाएगा, ठीक है ना। इस पोजीशन में होगा क्या, देखो इसका जो भार होगा वो तो नीचे तरफ काम करता है हमेशा mg, और जो विलंब क्रिया वाला मतलब तल के लंबवत काम करेगा, इस तल के लंबवत अवलंब क्रिया बल हो गया। अब जरा इस भार को हम दो घटकों में विभाजित करेंगे, एक इस दिशा में घटक यानी इस अवलंब क्रिया के अपोजिट, अगर ये एंगल अगर हमने अल्फा लिया तो ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा। इस तरफ से घटक कितना होगा mg cos थीटा, और इस तरफ जो इसकी घटक होगा वो हो जाएगा mg sin थीटा। अब जब वो फिसलने वाली होगी तो फिसलने से ये जो भार का जो इस तरफ जो घटक है mg sin थीटा, ये इसको इधर लाने का प्रयास करेगा, लेकिन आएगी तब नहीं आएगी इसलिए नहीं, इस पर पीछे तरफ एक घर्षण बल भी काम करने लगेगा, ठीक है ना। इसका मान लिखते हैं Fs। ये अवस्था कौन सी कहलाएगी, सीमांत घर्षण की अवस्था कहलाएगी, ठीक है ना। यानी बस तो गति नहीं हो रही, जितना इधर लग रहा है mg sin थीटा उतना उसको घर्षण बल उसको अपोज कर रहा है, घर्षण बल के बराबर mg sin थीटा को लिखेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो यानी ये जो गति अवस्था नहीं है, इसका मतलब Fs और mg sin थीटा ये बराबर होंगे, और उधर भी गति नहीं है तो r और mg cos थीटा बराबर होंगे। बस समझ आ रहा है। उस पोजीशन में ये जो कोण अल्फा बन रहा है इसको हम लोग कहते हैं विराम कोण। परिभाषा क्या लिखेंगे, आनत मतलब इंक्लाइन प्लेन, आनत तल का क्षैतिज से, किसी आनत तल का क्षैतिज से वह न्यूनतम कोण, किसी आनत का क्षैतिज से वह न्यूनतम कोण जिसके लिए तल पर स्थित वस्तु ठीक फिसलने वाली होती है। विराम कोण अथवा सर्पी कोण कहते हैं। ये आप डेफिनेशन लिख सकते हैं इसकी कि किसी आनत तल का क्षैतिज से वह न्यूनतम कोण जिसके लिए तल पर स्थित वस्तु ठीक फिसलने वाली होती है, फिसल नहीं रही है, ठीक है ना। तो वो जो कोण बना होता है उसको हम लोग कहते हैं विराम कोण या सर्पी कोण कहते हैं। समझ में आ गया। तो संतुलन की अवस्था में देखो क्या समीकरण बनेंगे इसके, एक तो बन जाएगा r = mg cos थीटा, इसको इक्वेशन नंबर 1 डालेंगे इस पोजीशन में, और एक बनेगा Fs बराबर mg sin, इक्वेशन नंबर 2 डालेंगे। बस हमारा अब जरा दोनों डिवाइड कर दो, समीकरण 1 समीकरण 2 में समीकरण
1 का भाग देने पर, या भाग दो इसका, क्या हो जाएगा mg sin थीटा। और यहाँ पर इस जगह अल्फा बना है तो ये यहाँ पर अल्फा रखिए इस जगह, वेरी वेरी सॉरी, तो ये यहाँ पर भी अल्फा हो जाएगा, ठीक है ना। ये अल्फा है तो ये अल्फा यहाँ पर बनेगा, ठीक है ना। इसको भी सुधार कर लीजिए यहाँ पर। तो जो डिवाइड करेंगे mg cos अल्फा इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा fs अपॉन r, ठीक है ना। ये यहाँ से mg से mg कैंसिल हो जाएगा और fs की जगह ये हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ तक देख लीजिए। अभी पता है हमको कि fs बराबर क्या होता है, म्यू s r के बराबर होता है। fs बराबर म्यू एस आर, तो इसलिए यहां कितना बचेगा, 10 अल्फा बराबर, ये तो साइन अल्फा अपन कॉस अल्फा हो गया। एफ की जगह क्या लिख देंगे हम लोग, म्यू एस आर अपॉन आर से आर कैंसिल, ठीक है ना। क्या लिख सकते हैं इसको, 10 अल्फा बराबर म्यू एस। ये यहाँ पे एंगल आप कलेंसी क्रम में, तो इस तरीके से आप विराम कोण के डिफिनेशन आप बता सकते हैं कि एंगल ऑफ विकोस क्या होता है। विकोस का मतलब आनत तल से झुकाव है, उतना झुकाव जब वस्तु फिसलने वाली होती है उस समय क्षैतिज जो कोण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ विकोस यानी विराम कोण कहा जाता है, ठीक है ना। तो उसको इस प्रकार से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर हो गया, और कर लीजिए। और उसके बाद अब जानते हैं हम लोग कि कोई घास का रोलर अगर है तो उसको धकेलने की अपेक्षा खींचना ज्यादा आसान होता है। तो कैसे इसको प्रूव किया जाए, एग्जाम में पूछ किया जाता है, प्रश्न आता है इस तरीके से लिख करके, घास रोलर धकेलने की अपेक्षा धकेलने की अपेक्षा खींचना आसान होता है। क्यों, ये प्रश्न आता है, क्यों ऐसा होता है। समझ आ रही है, यानी अगर कोई घास रोलर है उसको अगर धक्का दें हम, उसको धक्का दें, मान लो रोलर है कोई, उसको धकेल करके ले जाना है ऐसे, तो हमको ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, और अगर उसको खींचना हो तो कम बल लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों होता है वो जब हम चित्र के माध्यम से समझेंगे और उसको हम निकालेंगे कि भाई खींचना धकेलना आसान इसलिए होता है कि भाई जितना फ्रिक्शन जिसमें कम लगेगा उसको वो काम करने में ज्यादा आसानी होगी। जैसे अगर खींचना है तो खींचना आसान होता है, सब खींचने में घर्षण बल का मान क्या होगा, कम होगा, धकेलने में घर्षण बल का मान ज्यादा लगेगा। तो ये हमको प्रूव करना है मैथमेटिकली कि खींचने में घर्षण बल का मान कम होता है, धकेलने में घर्षण बल का मान ज्यादा होता है, जिससे सिद्ध हो जाता है कि धकेलने की अपेक्षा खींचना आसान होता है। तो कैसे हम लोग मानेंगे, तो मान लेते हैं सबसे पहले माना यम द्रव्यमान का एक रोलर जिसे ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण, जिसे ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण बनाते हुए बल F
से खींचा जाता है, खींचा जाता यानी खींचते। ये हम माना द्रव्यमान का एक बल जिसे ऊर्ध्वाधर से थीटा को बनाते हुए बल F से खींचा जाता है। ये माना हमने। ऐसे तो और देखो, जैसे मान लेते ये कोई रोलर है और इस रोलर किसी, ये मान लो किसी घास का मैदान है जहां पर इसको चलाना है, तो अगर हम इसके धुरी पर हम 36 दिशा तो ये हो जाएगी, हम ऊर्ध्वाधर से ये जो डायरेक्शन है उससे थीटा को बनाते हुए इस बल को खींच रहे हैं, F बल से। इसको जब इस खींचेंगे तो ये आगे तरफ बढ़ना शुरू करेगा, तो इस तरफ पीछे तरफ एक घर्षण बल कार्य करता है Fs। ठीक है ना, समझ आ रही है? इस प्रकार से ये घर्षण बल पीछे तरफ काम कर रहा है, घसीट रहे हैं, और ये एंगल कितना बन रहा है, थीटा मान चल रहे हैं। तो जरा देखो, ये इस पर जो भार कार्य करेगा वो तो नीचे तरफ काम करेगा रोलर का mg, और प्रतिक्रिया बल जो काम करेगा वो ऊपर तरफ काम करेगा r। इस ये तो सिचुएशन हो गई, तो क्लियर हो गया, भार mg ऊर्ध्वाधर नीचे तरफ, प्रतिक्रिया बल ऊपर की तरफ। इस F को दो घटकों में विभाजित करो जरा, एक इस प्रतिक्रिया बल की डायरेक्शन में, तो जिस तरफ कोण दिया होता है पास लगाते हैं, तो F cos थीटा, और इस दिशा में हो जाएगा F sin थीटा। तो F का जो F cos sin थीटा वाला पार्ट है यही रोलर को आगे ले जा रहा है, जिसके कारण इस पर एक पीछे तरफ घर्षण बल कार्य करता है घसीटने के लिए। जब आगे तरफ बल लगाएंगे तो घर्षण बल क्या करेगा, उसके पीछे तरफ लगेगा, इस प्रकार से ये घर्षण बल लगेगा। आप जरा देखो, इसको जो ऊर्ध्वाधर जो बल लगे हुए हैं इसको संतुलित कर, पहले संतुलन मिलाओ इनको, तो क्या लिखा जाएगा, ऊपर तरफ बल लगा हुआ है r प्लस F cos थीटा, और कौन संतुलित करें इनको, mg। ठीक है ना, तो क्रिया बल हम इसको मान लेते हैं कि r1 है, क्योंकि अभी हम तो धकेलने वाले तो क्रिया बल देखेंगे। ठीक है ना, तो क्रिया बल इसको हम लोग r मान लेते हैं। ठीक है ना, और इसको जो बल लग रहा है घर्षण बल इस समय जब घसीट रहे हैं तो मान लेते हैं Fs1 है। समझ में आ रही है? तो इस प्रकार से इसको r1 प्लस F cos थीटा इक्वल टू mg लिख सकते हैं, या r1 बराबर लिखा जा सकता है mg माइनस F cos थीटा, ये लिख सकते हैं। इसको क्वेश्चन डाल लीजिए फर्स्ट। अब जरा घर्षण बल देखो कितना काम करेगा। घर्षण बल, घर्षण बल कितना वर्क करेगा इस पर, Fs1 मान लेते हैं। Fs1 का घर्षण सूत्र क्या होता है, μs r1। क्रिया बल कितना होगा, तो क्रिया बल हर समय, ये पहले कह चुके हैं, हर समय तो क्रिया बल r का मान mg के बराबर नहीं होता है, ये सिचुएशन में डिपेंड करता है। देखिए r का मान कितना है, mg बराबर नहीं आया है, r कितना है, mg माइनस F cos थीटा आया। तो r1 की वैल्यू जरा यहां लगाओ, तो Fs1 बराबर हो जाएगा μs mg माइनस F cos। इसको आप क्वेश्चन में डाल लीजिए, ये बात समझ आ रही है? इसका मतलब यहाँ क्रिया बल का मान है mg F cos थीटा, तो क्रिया बल का मान यहाँ रख दिया, इसको एक सेकंड नंबर डाल दिया हमने। ठीक है ना, इतना घर्षण बल काम कर रहा है जब उसको खींचा जाता है। ठीक है ना, अब इसका उल्टा करना है तो नोट कर लीजिए पहले। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस सिचुएशन को थोड़ा सा उल्टा करेंगे। अब खींचने के बजाय क्या करें, इसको ढकेलें। तो ढकेलने पर देखो क्या सिचुएशन हो जाएगी इसकी। ये क्वेश्चन पर आपको याद रखना है, सेकंड वाली, और इस कंपेयर कराएंगे दोनों में, तब पता चलेगा कैसे। ठीक है, तो अब जब रोलर को ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण बनाते हुए बल F से धकेलते हैं, तब देखिए सिचुएशन क्या होगी इसकी। याद देखो,
बिल्कुल एकदम ये जो बल F है वो इस तरफ न लग करके बाकी सब चीजें क्रिया बल ऊपर तरफ एम रोलर वही है, जगह वही है। अब उसको हम क्या कर रहे हैं, धकेल रहे हैं बल F से। तो बल ऐसे लगाना पड़ेगा हमको F और द्वारा थीटा को बनाते हुए माना। जब उसको इस तरफ लगाया जाएगा तो इस बल को हम क्या करेंगे, ये सिचुएशन, ये देखिए ये स्थिति हमको दिखाई पड़ेगी। तो उस समय जब उसको धकेलेंगे तो जो ये रोलर इस तरफ चलेगा तो घर्षण बल जो काम करेगा उसकी डायरेक्शन होगी इस तरफ, होगी कि नहीं। हमेशा जो गति की विपरीत दिशा में बल कार्य करता है तो हम मान लेते हैं घर्षण बल जो होगा F2S इस सिचुएशन में, धकेलने वाले सिचुएशन F2S, उसमें हमने F1S माना था, इसमें F2S मान ले। बल वही लगाया हमने, एंगल भी वही रखा, जगह भी वही है, जगह वही है, का मतलब इसका जो घर्षण गुणांक है वो सेम है, धकेलने वाले और खींचने वाले भी। अब क्या होगा, देखो इस बल को जरा हम यहाँ पर लगा मान सकते हैं, ऐसे मान सकते हैं कि नहीं, इस बल F को, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। इस तरह बल को दो घटकों में विभाजित करो, इस तरफ क्या हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा F cos थीटा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, F cos थीटा इस तरफ होगा और इस तरफ इसमें लगेगा F sin थीटा। इस बल को हमने इस प्रकार से रिप्लेस कर दिया इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन वही बल वही, तो इस तरीके से सेट कर लिया हमने। अब जरा इस सेंटर और इस बल को दो घटकों में विभाजित करो, एक F cos थीटा जो इस भार की दिशा में लगेगा और F sin थीटा जो घर्षण बल की विपरीत दिशा में लगेगा, ठीक है ना। इसी बल के कारण जो गति हो रही है इसी का घर्षण बल उत्पन्न हुआ है। तो जरा इस सिचुएशन में जरा देखो, अब उस समय जो प्रतिक्रिया बल है वो मान लेंगे हम R2 है। अब पहले क्या माना था हमने, R1, ठीक है। अब जरा देखो R2 बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, mg प्लस F cos थीटा, ये लिख सकते हैं। ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, mg और F cos थीटा बराबर किसके हो जाएगा, R2 के। तो घर्षण बल कितना हो जाएगा इस पोजीशन में, घर्षण बल F2S मान लेते हैं। F2S का मान होगा कितना, म्यू S R2 के बराबर हो जाएगा और R2 की वैल्यू कितनी है, इसको आप क्वेश्चन पर डाल सकते हैं, 3rd नंबर। और म्यू S और R2 की वैल्यू mg प्लस F cos थीटा, ये हो गया। इसको आप क्वेश्चन पर डाल लेंगे 4। अब जरा देखो इक्वेशन नंबर 2 ये है और 4 ये घर्षण बल किस पोजीशन का है, जब खींच रहे थे, और ये घर्षण बल तब है जब उसको ढकेल रहे हैं, तो कौन ज्यादा है। तो आप कंपेयर कराओ, जरा कंपेयर कराओ समीकरण 2 तथा 4 की तुलना करने पर क्या निष्कर्ष निकलता है कि ये जो F2S का जो मान है वो F1S से अधिक है। समीकरण क्या लिखा था अभी हमने यहाँ पर, F1S की वैल्यू क्या थी, म्यू S mg माइनस F cos थीटा था, इसका वो वैल्यू कम थी, F2S ज्यादा है। इसका मतलब है कि घर्षण बल का जो मान होता है वो ढकेलने में ज्यादा काम करता है। क्यों काम करता है, क्योंकि उसकी जो प्रतिक्रिया बल है वो ज्यादा है, ठीक है ना। और खींचने प्रतिक्रिया बल का मान कम होता है, जिसका घर्षण बल का मान भी कम हो जाता है। तो इससे सिद्ध होता है अतः रोलर को धकेलने की अपेक्षा खींचना आसान होता है। इस प्रकार से हम उसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि रोलर को खींचना ज्यादा आसान होता है ढकेलने की अपेक्षा, क्यों। तो आप इसको आंसर इस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आज क्लास हमारे पास समाप्त होती है।
अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे नए जो वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।